वो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा चतुर को 4 जगह गंध लगती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या? नेपाल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला गया है। सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन इसके पीछे कारण कौन है? क्या डोनाल्ड ट्रंप है या फिर चाइना है? जानेंगे क्या चल रहा है नेपाल के अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से एक बेहद ही खास खजाना हासिल किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो पड़ोसी देश देख रहे हैं नेपाल में चाइना का प्रभाव कैसा बढ़ा है, इसको आप ऐसे देखिए। तिब्बत के मामले में और शरणार्थियों के मामले में नेपाल ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। दरअसल पहले क्या होता था, कोई तिब्बती अगर नेपाल में पकड़ा जाता था तो उसे भारत की तरफ भेज दिया जाता था और भारत में जो तिब्बती मूल के लोग रहते हैं उनको सौंप दिया जाता था। इससे उनकी जान बच जाती थी और वो किसी तरीके से गिरफ्तार नहीं होते थे। नेपाल तिब्बती शरणार्थियों के लिए एक ऐसा बिंदु है जहां से अक्सर तिब्बती गुजरते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत से टूटकर नेपाल चाइना की तरफ बहुत ज्यादा अपने आप को झुकाव दिखा रहा है। ऐसे में जो तिब्बती पकड़े जा रहे हैं उनको भारत नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि उन्हें वो सीधे चाइना को सौंप दे रहा है, जहां ज्यादातर को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। 2024 में केवल एक तिब्बती शरणार्थी भारत पहुंचा है, ऐसा कहा जा रहा है। ये नीति धीरे धीरे बदलाव के बाद देखने को मिल रही है। नेपाल का जो झुकाव खास करके ओली के कार्यकाल में चाइना की तरफ हुआ है, उस चीज की वजह से ये चीजें बदलती जा रही है। जो नीतियां हैं वो बदलती जा रही हैं। नेपाल को फरवरी 2025 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और ये दूसरी बार है। पहली बार 2008 से 2014 तक था। ग्रे लिस्ट में वही देश शामिल होते हैं जिनके मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी या फिर आतंकवाद के खिलाफ जो ढांचा है उस ढांचे में कमियां होती हैं, जिसके कारण उसकी निगरानी बढ़ाई जाती है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि नेपाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के खिलाफ पैसों को नियंत्रित करने में असफल रहा है। अब क्या होगा इससे नेपाल को IMF और वर्ल्ड बैंक से ऋण मिलने में दिक्कत होगी। पहले ग्रे लिस्ट में नेपाल को इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। वो साल था 2008 से 2014, जहां अपनी नीतियों की वजह से मुश्किल में फंस गया था नेपाल। लेकिन 2025 में आखिर क्या हुआ है? 2025 में ऐसी फंडिंग हो रही है, जो फंडिंग नेपाल में चाइना के तरफ से हो रही है कथित तौर पर, और नेपाल में चाइना अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से एफएटीएफ को ये लगाना पड़ा। चीन ने नेपाल के अंदर कथित तौर पर 2 तरह के निवेश किए हैं। एक तो कर्जे की तौर पर निवेश किया है और एक ऐसा है जिसको चुकाने की जरूरत नहीं है। अब चाइना फ्री में कोई चीज तो करता नहीं है, अगर चुकाने की जरूरत नहीं है तो बदले में कुछ न कुछ लेता है। जैसे कि श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, जिसे जब चुका नहीं पाया श्रीलंका तो उस पोर्ट पर ही कब्जा हो गया। अब यहाँ जो नेपाल के ऊपर ग्रे लिस्ट लगा है, इस ग्रे लिस्ट के बाद भारत के लिए भी ये सोचने वाली बात हो गई है कि नेपाल को एफएटीएफ में लाया गया, इसका मतलब है यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से रिलेटेड चीजें तरीके से सुदृढ़ नहीं है। भारत का बॉर्डर ओपन है और भारत के लिए ये चिंता का विषय ज्यादा बन रहा है कि इसे हैंडल करना है। चाइना भूटान, बांग्लादेश और नेपाल की तरफ अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, लेकिन ये एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट, क्या कहीं इसमें पश्चिमी देशों की भूमिका है? तो माना जा रहा है बिल्कुल। नेपाल के अंदर BRI का प्रभाव पड़ रहा है और ओली के कार्यकाल में ये भी देखने को मिला है कि नेपाल अमेरिका के तरफ या भारत के तरफ नहीं जाना चाहता है, नेपाल जाना चाहता है चाइना की तरफ। और अब इनकी ओपोजिशन पार्टियों को ये चीज समझ में आ रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों ने नेपाल की सरकार ओली को कहा है कि इस्तीफा दे दो, क्योंकि तुम्हारे कार्यकाल में अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जा रहा है, यानी हमारे ऊपर अब विकसित वेस्टर्न देशों का डंडा चल रहा है। खैर, अब भारत के लिए भी अब यहाँ पर चौंकने वाली, भारत के लिए भी अब यहाँ पर अलर्ट रहने वाली बात होगी कि भारत को ध्यान देना होगा। नेपाल के साथ भारत के बॉर्डर खुले हुए हैं। अगर इसके ऊपर इतना आरोप लग रहा है तो कल की डेट में समस्याएं हो सकती है। अब
एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने के बाद नेपाल के पास दो ही ऑप्शन बचेगा, या तो चाइना से पूरी तरीके से ये निर्भर हो जाएंगे या फिर ये भारत की तरफ रुख करेंगे और भारत के साथ रिश्तों को पहले की तरह करने की कोशिश करेंगे। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अब रास्ता निकालना शुरू कर दिया है। जैसा कि हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की ये दोनों भिड़े, और इन दोनों के भिड़ने से पहले डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के साथ एक समझौता करना चाहते थे और वो समझौता था रेयर अर्थ मटेरियल का। मैंने पहले भी कहा है, रेयर अर्थ मटेरियल यानी कि ऊर्जा का नया स्रोत। दुनिया अब इसी पर चलेगी और जब इस पर चलेगी तो यही होगा ताकत का मुख्य आधार। चाइना भी इसी दिशा की तरफ दौड़ा है और अमेरिका भी इसी दिशा की तरफ दौड़ा है। चाइना बहुत पहले चेत गया था, यही वजह है कि चाइना ने तेजी से बढ़त हासिल कर ली, लेकिन अमेरिका थोड़ा देर से जागा है। अब वो बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहा है और इसी दिशा में अब भारत भी बढ़ रहा है। भारत ने चीन से लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकल इस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए अब अन्य देशों के साथ संभावनाओं को तलाशना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में इजराइल और सऊदी अरब के साथ भारत ने एग्रीमेंट किए हैं, जिसके तहत रेयर अर्थ मटेरियल के खोज में और उत्खनन में ये देश एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। तो वहीं अब भारत ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के खनिज संपन्न क्षेत्रों में निवेश और साझेदारी बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में विशाल लिथियम भंडार है, जबकि अफ्रीका जैसे कि जाम्बिया और कांगो में कोबाल्ट और तांबे की प्रचुरता है। ये कदम न केवल आर्थिक है बल्कि जियोपॉलिटिकल भी है, क्योंकि भारत चीन के प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम प्रोडक्शन करने वाला देश है। भारत ने साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया के साथ महत्वपूर्ण खनिज साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसे अब और मजबूत किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया का भारत के साथ क्वाड में शामिल होना भी इस सहयोग को रणनीतिक बनाता है। अफ्रीका में भारत जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जैसे देशों में खनन परियोजनाओं में पैसे लगा रहा है। डीआरसी में कोबाल्ट का 60% से अधिक वैश्विक भंडार है, जिस पर अभी चाइना का कंट्रोल है। भारत इन देशों के साथ ऐतिहासिक संबंधों का लाभ उठा रहा है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अफ्रीकी देशों के साथ एकजुटता। 1960-70 के दशक में भारत ने अफ्रीकी देशों को कई तरह की मदद भी दी है, जैसे कि ITEC का गठन, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कार्यक्रम, जिसके बाद भारत को अब अफ्रीका में घुसने में दिक्कत नहीं हो रही है। साल 2000 के दशक में भी भारत ने सूडान और नाइजीरिया में तेल खोज परियोजनाओं में पैसे लगाए थे और इस वजह से भारत को अभी मुश्किल नहीं हो रहा है। लेकिन अब भारत अपने आर्थिक लाभ के साथ साथ रणनीतिक सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भी इस दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सही दिशा की तरफ बढ़ रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।